सुखी राजकुमार हिंदी कहानी। नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक लंबे स्तंभ पर खड़ा था सुखी राजकुमार का बुत। ऊपर से नीचे तक उस पर खरे सोने की बारीक परत चढ़ाई गई थी। आँखों के स्थान पर थी दो दमकती हुई नीलमणियाँ और एक बहुत बड़ा लाल माणिक्य चमचमाता था उसकी तलवार की मुठ पर। वास्तव में वह बहुत प्रशंसित था। वह बात सूचक जैसा सुंदर है, एक नगर पार्षद ने कहा, जो अपने कलात्मक अभिरुचि संपन्न होने की प्रतिष्ठा अर्जित करने की इच्छा रखता था। बस अधिक लाभ का नहीं है, डरते हुए कि कहीं लोग उसे अव्यवहारिक ही न समझ ले। उसने बात को आगे बढ़ाया, भले ही वह अव्यवहारिक था नहीं, तुम सुखी राजकुमार जैसे क्यों नहीं हो सकते? एक समझदार माँ ने अपने नन्हे बालक से पूछा, जो चांद मांग रहा था। सुखी राजकुमार कभी कुछ नहीं मांगता। मुझे खुशी है कि दुनिया में एक आदमी तो ऐसा है जो काफ़ी खुश है। एक निराश व्यक्ति अद्भुत बुत को ताकते हुए बुदबुदाया। वह बिल्कुल कोई देवदूत सा लगता है। चमकदार सिंदूरी चोगों पर उजले सफ़ेद अपरन पहने हुए चरस से लौटते हुए चैरिटी स्कूल के बच्चों ने कहा, तुम कैसे जानते हो? गणित अध्यापक ने पूछा, तुमने तो कभी देवदूत को नहीं देखा। हाँ, हमने देखा है अपने सपनों में, बच्चों का जवाब था। और गणित अध्यापक की भरगुटी तन गई। वह बहुत कठोर दिखाई देने लगा, क्योंकि उसे बच्चों का सपने देखना पसंद नहीं था। एक रात शहर में एक नन्हा अबाबिल उड़ आया। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले मिस्र जा चुके थे, लेकिन वह रुक गया था क्योंकि उसे एक अत्यंत सुंदर सरकंडी से प्रेम हो गया था। वह उससे वसंत ऋतु के आरंभ में मिला था, जब वह नदी के ऊपर उड़ रहे एक बड़े पीले पतंगे का पीछा कर रहा था और सरकंडी की पतली कमर पर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उससे बात करने के लिए वहीं रुक गया था। क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले अबाबिल ने कहा था, और सरकंडी ने भी उसे झुककर अभिवादन किया था। अतः वह सरकंडी के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, पानी को अपने परों से छूते हुए और नदी में चांदी सी लहरें उठाते हुए। यही था उसका प्रणय निवेदन, और यह ग्रीष्म ऋतु तक चला था। यह तो हास्यास्पद लगाव है, अन्य अबाबिलों ने चहकते हुए कहा। सरकंडी के पास कोई धन तो है नहीं, और ऊपर से रिश्तेदारी भी बहुत है, और सचमुच नदी तो सरकंडों से अटी पड़ी थी। इसलिए पतझड़ के आते ही सब अबाबिल फुर हो गए। उनके चले जाने के बाद उसने अपने आप को बहुत अकेला पाया और अपनी प्रेयसी से भी उकताने लगा था। यह वार्तालाप तो करती ही नहीं है। मुझे डर है यह कहीं छिनाल तो नहीं, क्योंकि यह तो सदा हवा से ही चुहलबाजी करती रहती है। और यह सच भी था कि हवा चलती तब सरकंडी अत्यंत शालीन अभिवादन करती हुई दिखाई देती थी। मैं मानता हूँ कि वह बहुत घरेलू है, उसने कहा, लेकिन मुझे तो घूमना फिरना पसंद है, और परिणाम स्वरूप मेरी पत्नी को भी घूमना फिरना पसंद होना ही चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अंततः उसने उससे कहा, लेकिन सरकंडी ने सिर हिला दिया, क्योंकि उसे अपने घर से बहुत लगाव था। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करती आई हो। रोते हुए उसने कहा, मैं पिरामिडों के देश जा रहा हूँ। और वह उड़ गया। वह सारा दिन उड़ता रहा। तब रात को वह शहर पहुँचा। मैं रहूँगा कहाँ? उसने कहा, मुझे आशा है शहर ने मेरे रहने की तैयारी की है। तभी उसे ऊंचे स्तंभ पर बुत दिखाई दिया। वहाँ रहूँगा मैं, वह चिल्लाया। बहुत बढ़िया जगह है यह, खूब ताज़ा हवादार। इसलिए उसने सुखी राजकुमार के पैरों के ठीक बीचों बीच अपनी उड़ान को विश्राम दिया।
मेरा शयन कक्ष तो सुनहरा है। चारों ओर देखते हुए उसने अपने आप से कहा और सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन वह अपना सिर अपने पैरों में छुपाने ही वाला था कि पानी की एक बूंद उस पर गिरी। विचित्र बात है, वह चिल्लाया, आसमान में एक भी बादल नहीं, तारे चमक रहे हैं और फिर बारिश हो रही है। उत्तरी यूरोप का मौसम तो सचमुच में भयानक है। सरकंडी को भी बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन वह तो केवल उसका स्वार्थ था। तभी एक और बूंद गिरी। अगर बारिश से भी न बचा सके तो बुत किस काम का, उसने सोचा। मैं कोई अच्छा चिमनी पॉट ढूंढता हूँ। फिर उसने वहाँ से उड़ जाने का निर्णय किया, लेकिन पंख पसारते ही तीसरी बूंद भी उस पर गिरी और उसने ऊपर देखा। ओह! सुखी राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसके सुनहरी गालों तक लुढ़क आए थे। चांदनी में उसका चेहरा इतना दपदपा रहा था कि अबाबिल को उस पर दया आ गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं हूँ प्रसन्न राजकुमार। फिर तुम रो क्यों रहे हो? अबाबिल ने पूछा। तुमने तो मुझे काफ़ी भिगो दिया है। जब मैं जीवित था और मेरे पास मानव हृदय था, बुत ने कहा, मैं जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं चिंता रहित महल में रहता था जहाँ दुख को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। मैं दिन में अपने संगी साथियों के साथ उद्यान में खेलता रहता था और शाम को ग्रेट हॉल में नृत्य का नेतृत्व करता था। उद्यान के चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार थी, लेकिन मैंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि दीवार के उस पार क्या था। मेरे आसपास सब कुछ इतना सुंदर था। मेरे दरबारी मुझे सुखी राजकुमार कहकर पुकारते थे और मैं सचमुच बहुत प्रसन्न भी था। अगर आराम ही प्रसन्नता है तो मैं सुख में जिया, सुख में ही मरा भी। और अब जबकि मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया है कि मैं अपने शहर की सारी क्रूरता और दयनीयता को देख सकता हूँ। और भले ही मेरा हृदय सिक्के से निर्मित है, फिर भी मेरे पास रोने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है। क्या वह असली सोना नहीं है? अबाबिल ने अपने आप से कहा। वह इतना विनम्र था कि कोई व्यक्तिगत टिप्पणी जोर से कर ही नहीं पाता था। दूर बुत ने अपने ऊंचे संगीतमय स्वर में अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा घर है। उस घर की एक खिड़की खुली है, जिसमें से मैं एक स्त्री को मेज पर बैठे हुए देख पा रहा हूँ। उसका चेहरा छोटा और थका मांदा है। उसके खुरदुरे लाल हाथ सुइयों से हर जगह बिंधे पड़े हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है। वह रानी की विशेष परिचारिकाओं में सबसे सुंदर एक परिचारिका के सौटेन के चोगे, जो उसे दरबार में होने वाले नृत्य के अवसर पर पहनना है, पर उमंगों के फूल काट रही है। कमरे के कोने में एक बिस्तर पर उसका नन्हा बालक बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह संतरे मांग रहा है। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए नदी के पानी के सिवाय कुछ भी तो नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। अबाबिल, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार की मुठ वाला माणिक्य उस दर्जिन को नहीं दोगे? मेरे पैर तो इस आधार से बंधे हुए हैं और मैं तो हिल भी नहीं सकता। मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है। अबाबिल ने कहा। मेरे मित्र नील नदी पर ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और बड़े बड़े कमल फूलों से बतिया रहे हैं। जल्दी ही वे महान राजा के मकबरे में सोने चले जाएंगे। राजा अपने रग रोगन किए हुए ताबूत में लेटा हुआ है। वह पीले वस्त्रों में लिपटा हुआ है। उसके सारे शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप किया गया है। उसके गले में हल्के पीले संज्ञा की माला है और उसके हाथ मुरझाए हुए पत्तों जैसे हैं। अबाबिल, नन्हे अबाबिल, राजकुमार बोला, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुकोगे और मेरे संदेशवाहक नहीं बनोगे? वह बालक इतना प्यासा है और माँ इतनी उदास है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बालक अच्छे लगते हैं, अबाबिल बोला।
पिछली गर्मियों में मैं नदी के किनारे ठहरा हुआ था। वहाँ चक्की वाले के 2 अशिष्ट बालक थे जो हमेशा मुझे पत्थर मारते रहते थे। वे कभी मुझे चोट तो नहीं पहुँचा पाए। बेशक हम अबाबिल कहीं ज़्यादा अच्छे उड़ लेते हैं और मैं तो हूँ भी एक ऐसे परिवार से जो अपने फुर्तीलेपन के लिए प्रसिद्ध है, परंतु फिर भी हमें पत्थर मारना निरादरपूर्ण तो है ही। परंतु प्रसन्न राजकुमार इतना उदास दिखाई देने लगा कि अबाबिल भी दुखी हो गया। सर्दी बहुत है यहाँ, उसने कहा, लेकिन मैं एक रात तुम्हारे साथ रुकूंगा और तुम्हारा संदेशवाहक बनूंगा। शुक्रिया नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से माणिक्य निकाला, उसे चोंच में दबाए शहर की छतों के ऊपर से होता हुआ उड़ गया। वह चर्च के ऊंचे बुर्ज के पास से गुजरा जहां देवदूत सफ़ेद कांच में प्रतिमाबद्ध थे। वह राजमहल के ऊपर से गुजरा और उसे नृत्य की ध्वनियाँ सुनी। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी संग बालकनी पर आई। कितने अद्भुत है सितारे, उसने कहा, और कितनी अद्भुत है प्रेम की शक्ति। मुझे उम्मीद है कि शाही नृत्य के लिए मेरी पोशाक समय पर तैयार हो जाएगी। लड़की ने उत्तर दिया, मैंने उस पर उमंगों के फूल काटने के लिए कहा है, लेकिन दर्जी ने सुस्त भी तो बहुत होती है। वह नदी के ऊपर से गुजरा जहाँ नौकाओं के मस्तूलों पर लालटेनें लटके हुए थे। वह यहूदियों की बस्ती के ऊपर से गुजरा जहाँ मोल भाव करते हुए यहूदी तांबे के तराजुओं में धन तोल रहे थे, और अंततः वह उस दरिद्र घर में आ पहुँचा। उसने अंदर देखा। बुखार में तपा हुआ वह बालक अपने बिस्तर पर छटपटा रहा था और माँ गहरी नींद में थी क्योंकि वह थकावट से चूर थी। उछलकर वह भीतर चला गया और उसने बड़ा माणिक्य दर्जिन के अंगुस्ताने के पास रख दिया। फिर होले से वह बालक के तपते हुए सिर पर अपने पंखों से हवा देते हुए उसके बिस्तर के इर्द गिर्द उड़ने लगा। कितना आराम मिल रहा है मुझे, बालक ने कहा। मैं ज़रूर अच्छा हो जाने वाला हूँ। और वह मीठी नींद सो गया। अबाबिल फिर उड़ा और सुखी राजकुमार के पास लौट आया। उसने जैसा किया राजकुमार को बता दिया। यह विचित्र है, उसने कहा, इतनी सर्दी है लेकिन मैं अपने आप को गर्म अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, राजकुमार ने कहा। नन्हा अबाबिल चिंतन करने लगा और सो गया। चिंतन सदा उसे सुला देता था। पो फटते ही वह जाकर नदी में नहाया। कितनी विचित्र घटना है, पक्षी विज्ञान के एक प्रोफेसर ने पुल पार करते हुए कहा। अबाबिल और सर्दियों में, और उसने इस विषय पर एक लंबा पत्र स्थानीय समाचार पत्र के लिए लिखा। सब ने इस पत्र को उद्धृत किया। इस पत्र में इतने शब्द थे कि लोग इसे समझ ही नहीं पाए। आज रात मैं मिस्र चला जाऊंगा, अबाबिल ने कहा, और वह वहां से अपने चले जाने की संभावना से अत्यंत उत्साहित था। उसने सभी सार्वजनिक स्मारक देखे और बहुत देर तक चर्च के मीनार पर बैठा रहा। वह जहाँ भी जाता चिड़िया चहचहाती और एक दूसरे से कहती, कितना विशिष्ट अजनबी है, और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। चांद निकलते ही वह सुखी राजकुमार के पास जा उड़ा। क्या मिस्र में करने के लिए तुम्हारे पास कोई काम है? वह चिल्लाया। मैं अभी जाने वाला हूँ, अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुकोगे? मैं मिस्र में प्रतीक्षित हूँ, अबाबिल ने उत्तर दिया। कल मेरे मित्र दूसरे महाजल प्रपात को उड़ जाएंगे। दरियाई घोड़ा नरकुलों में आराम करता है और एक बहुत बड़े ग्रेनाइट सिंहासन पर मेनाक देवता बैठते हैं। रात भर वे सितारों पर दृष्टि रखते हैं और सूर्योदय होते ही वे आनंद के मारे चिल्ला उठते हैं और फिर चुप्पी साध लेते हैं। दोपहर को पीले शेर नदी के किनारे पानी पीने आते हैं। उनकी आंखें हरी लहसुनिया की तरह होती हैं और उनका गर्जन झरने के गर्जन से भी ऊंचा होता है। अबाबिल, नन्हे अबाबिल, शहर से बहुत दूर
एक घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है। वह कागजों से अटी एक डेस्क पर झुका हुआ है और पास ही एक गिलास में मुरझाए हुए नील पुष्प है। उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं। उसके होंठ अनार से लाल है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और स्वप्नीली है। वह मंच निर्देशक के लिए एक नाटक पूरा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सर्दी के मारे वह और लिख पाने में अक्षम है। उसके कमरे में आग भी नहीं है और भूख ने उसे मूर्छित कर दिया है। मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, सचमुच अच्छे दिल वाले अबाबिल ने कहा। क्या मैं दूसरा माणिक्य उसे भी दे दूं? अफसोस, अब मेरे पास दूसरा माणिक्य नहीं है, राजकुमार ने कहा। अब तो मेरे पास बस आंखें ही बची है। वे भारत से हजारों वर्ष पूर्व आयातित दुर्लभ नीलमणियों से निर्मित है। तुम एक निकालो और उसके पास ले जाओ। वह इसे जौहरी को बेच देगा, अपना खाना और आग खरीदेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। प्यारे राजकुमार, अबाबिल ने कहा। मैं यह नहीं कर सकता, और वह रोने लगा। अबाबिल, नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, मेरे आदेश का पालन करो। अबाबिल ने राजकुमार की एक आंख निकाली और छात्र की दुछती की ओर उड़ गया। अंदर जाना बहुत आसान था, क्योंकि छत में एक सुराग था, जिससे होते हुए वह तेजी से कमरे में चला गया। युवक ने अपना सिर अपनी बाहों में दे रखा था, इसलिए वह पंछी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुन पाया, और जब उसने सिर उठाया तो मुरझाए हुए नील पुष्पों में पड़ी नीलमणि को देखा। मेरी पहचान बनने लगी है, वह चिल्लाया। यह किसी महान प्रशंसक ने भिजवाई है। अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। और वह बहुत प्रसन्न दिखाई दिया। अगले दिन अबाबिल उड़कर बंदरगाह जा पहुँचा। वह एक बड़े समुद्री जहाज के मस्तूले पर बैठ गया और नाविकों को बड़े रस्सों की सहायता से बड़ी बड़ी अलमारियों को ढोते हुए देखता रहा। हर अलमारी के ऊपर आते ही वे हंस पुकारते थे, मैं मिस्र जा रहा हूँ। अबाबिल ने उन्हें पुकार कर कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और चाँद निकलते ही वह सुखी राजकुमार के पास लौट गया। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ, उसने राजकुमार को पुकार कर कहा। अबाबिल, नन्हे अबाबिल, क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुकोगे? आजकल सर्दियाँ हैं, अबाबिल ने उत्तर दिया, और बहुत जल्दी ही जमा देने वाली बर्फ़ भी यहाँ गिरने वाली है। मिस्र में खजूर के हरियाले पेड़ों पर गर्म धूप होती है और घड़ियाल कीचड़ में लेटे लेटे अपने आसपास को सुस्ती से निहारते रहते हैं। मेरे साथी बालबेग के मंदिर में घोंसला बना रहे हैं और गुलाबी और सफ़ेद बतखें उन्हें देखकर एक दूसरे से गुटरगू की भाषा में बतिया रही है। प्यारे राजकुमार, अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और अगली वसंत ऋतु में मैं तुम्हारे लिए उनकी जगह जो तुमने बांट दिए हैं 2 खूबसूरत जवाहर वापस लाऊंगा। माणिक्य होगा लाल गुलाब से भी लाल, और नीलमणि होगी महासागर सी नीली। नीचे वाले भवन समूह में सुखी राजकुमार ने कहा। माचिस बेचने वाली एक नन्ही बच्ची खड़ी है। उसकी माचिसें उसके हाथ से छूटकर गंदी नाली में गिरकर खराब हो गई है। उसका पिता उसे पीटेगा अगर वह कुछ पैसे अपने घर नहीं ले जा सकेगी, और वह रो रही है। उसके पास बूट या जुराबे भी नहीं है और उसका नन्हा सिर भी नंगा है। मेरी दूसरी आँख निकालो और उसे दे दो। उसका पिता उसे पीटेगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहर जाऊंगा, अबाबिल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। तब तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अबाबिल, नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, मेरे आदेश का पालन करो। उसने राजकुमार की दूसरी आँख निकाल ली और उसे लेकर तेजी से नीचे की ओर उड़ गया। एक झपट्टे में उसने नीलमणि बच्ची के हाथ में सरका दी। कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, कहते हुए बच्ची चिल्लाई और हंसती हंसती अपने घर को भाग गई। अबाबिल फिर राजकुमार के पास लौट आया। अब तुम अंधे हो,
उसने कहा, इसलिए मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। नहीं नन्हे अबाबिल, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें अवश्य मिस्र को चले जाना चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, कहकर अबाबिल राजकुमार के पैरों पर सो गया। अगले सारे दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा और उसे अपनी देखी हुई अद्भुत जगहों की कहानियाँ सुनाता रहा। उसने उसे नील नदी के लाल बुलबुलों के बारे में बताया, जो खड़े रहकर अपनी चोंच से सुनहरी मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। स्फिंक्स के बारे में बताया, जो संसार सा पुराना है, रेगिस्तान में रहता है और सर्वज्ञ है। व्यापारियों के बारे में बताया, जो अपने ऊँटों के साथ साथ अपने हाथों में तड़मणियों की मालाएं लिए चलते हैं। और चांद के पर्वतों के राजा के बारे में बताया, जो आबनूस जैसा काला है और एक बहुत बड़े कांच की आराधना करता है। खजूर के पेड़ पर सोने वाले एक बड़े हरे सांप, जिसके पास उसका पेट भरने के लिए 20 पुजारी है, जो उसे शहद सने केक खिलाते हैं, के बारे में बताया। और एक बड़ी झील के बड़े बड़े चौड़े पत्तों पर तैरने वाले बोनों के बारे में बताया, जो सदा तितलियों के साथ युद्धरत रहते हैं। प्यारे नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, तुम मुझे बहुत अद्भुत बातें बता रहे हो, लेकिन कोई रहस्य दुख से बड़ा नहीं है। मैं नगर के ऊपर उड़ो नन्हे पंछी, और बताओ कि वहाँ तुमने क्या देखा। अतः महानगर के ऊपर उड़ा अबाबिल, और उसने रईसों को अपने घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा, जबकि भिखारी द्वारों पर खड़े थे। वह अंधेरी गलियों में उड़ा और उसने काली गलियों को निरुत्साहित निहारते भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे। पुल के कमानीदार रास्तों में स्वयं को गर्म रखने की कोशिश में एक दूसरे से लिपटे हुए नन्हे बालक देखे। कितनी भूख लगी है हमें, उन्होंने कहा। तुम यहाँ नहीं लेटोगे, चौकीदार चिल्लाया, और वे बारिश में भटकने लगे। अबाबिल वहाँ से उड़ा और उसने जो देखा था राजकुमार को बता दिया। मुझ पर खरे सोने की परत चढ़ी है, राजकुमार ने कहा। एक परत ले जाओ और उसे सब गरीबों में बांट दो। जीवित लोग सदा यह सोचते हैं कि स्वर्ण उन्हें सुखी बना सकता है। राजकुमार के काफ़ी बदसूरत और दूसर दिखाई देने तक अबाबिल ने खरे सोने की परत निकाली और परत दर परत गरीबों में बांट दी। बच्चों के चेहरे और भी गुलाबी हो गए। वे हंसते हुए गलियों में खेलने लगे। अब हमारे पास रोटी है, वे चिल्लाए। और फिर बर्फ़ पड़ गई और बर्फ़ के साथ आया कोहरा। गलियां चांदी की सी बनी हुई प्रतीत होने लगी। वे इतनी चमकदार थी, कांच की तलवारों जैसे हिमलंब घरों की छतों पर लटकते दिखाई देने लगे। सब लोग फर पहने घूमने लगे। नन्हे बालक सिंदूरी लाल टोपियाँ पहने स्केटिंग करने लगे। बेचारा नन्हा अबाबिल सरद से सरदतर होता गया, लेकिन वह राजकुमार को छोड़कर जाने वाला नहीं था। वह उससे बहुत प्यार करता था। बेकर की नज़र बचाकर उसने बेकर के दरवाजे के बाहर पड़े ब्रेड के टुकड़े इकट्ठे कर और अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की, परंतु अंततः वह जान गया कि वह मरने वाला है। अब उसमें बस एक बार राजकुमार के कंधे तक उड़ने की ताकत बची थी। अलविदा प्यारे राजकुमार, वह बुदबुदाया। क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? मुझे खुशी है कि तुम आखिर मिस्र को लौट रहे हो, नन्हे अबाबिल, राजकुमार ने कहा। यहाँ तुम बहुत देर तक रुके हो, लेकिन तुम मुझे होठों पर चूमो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, अबाबिल ने कहा। मैं तो मरण के घर जा रहा हूँ। मरण नींद का ही तो भाई है, क्यों? उसने सुखी राजकुमार के होठों पर चूम लिया और उसके पैरों पर मृत गिर गया। उसी समय बुत के अंदर से किसी चीज़ के चटकने की सी अजीब आवाज़ आई, मानो अंदर कुछ टूट गया हो। तथ्य तो यह है कि शीशे से निर्मित दिल के चटक कर 2 टुकड़े हो गए थे। निश्चय ही कोहरा बहुत भयानक रूप से निष्ठुरा था। अगली सुबह
नगर पिता नगर पार्षदों के साथ नीचे के भवन समूह में शेयर कर रहा था। स्तंभ के पास से गुजरते हुए उसने बुद्ध को देखा। कितना भद्दा दिखाई दे रहा है सुखी राजकुमार, उसने कहा। सचमुच बहुत भद्दा, नगर पार्षद चिल्लाया, क्योंकि वे सदा नगर पिता से सहमत रहते थे और वे सब उसे देखने के लिए ऊपर चले गए। माणिक्य उसकी तलवार से गिर चुका है और उसकी आंखें भी चली गई है और अब वह सुनहरा भी नहीं रहा। नगर पिता ने कहा, वास्तव में वह तो किसी भिखारी से भी गया गुजरा है। नगर पार्षदों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और वास्तव में यह रहा उसके पैरों पर गिरा हुआ मृत पंछी। नगर पिता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमें एक उद्घोषणा करवा देनी चाहिए कि पंछियों को इस स्थान पर मरने की अनुमति नहीं है। नगर लिपिक ने उसके सुझाव को नोट कर लिया। सुखी राजकुमार के बुत को खींचकर गिरा दिया गया, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं है, इसलिए वह किसी काम का भी नहीं है। विश्वविद्यालय के कला प्राध्यापक ने कहा, बुत को भट्टी में पिघला दिया गया है, यह निर्णय करने के लिए कि धातु का क्या किया जाए। नगर पिता ने निगम की एक मीटिंग बुलवाई। बेशक हमें एक और बुत खड़ा करना होगा, उसने कहा, और यह बुत मेरा अपना होगा, मेरा होगा। प्रत्येक नगर पार्षद ने बारी बारी से कहा और वे झगड़ने लगे। मैंने आखिरी बार जब उन्हें सुना था तो वे अभी झगड़ ही रहे थे। कितना अद्भुत बात है, ढलाई खाने के कर्मियों के निरीक्षक ने कहा, यह शीशे से निर्मित टूटा हुआ दिल भट्टी में नहीं पिघल सकता, हमें इसे फेंक देना होगा। और उन्होंने उसे धूल के ढेर पर फेंक दिया, जहाँ मृत अबाबिल भी पड़ा हुआ था। मुझे नगर से 2 अमूल्य वस्तु लाकर दो, परमेश्वर ने अपने देवदूत से कहा। और देवदूत ने परमेश्वर को शीशे का दिल और मृत पंछी लाकर दे दिया। तुमने बिल्कुल सही चयन किया है, परमेश्वर ने कहा। स्वर्ग के मेरे उद्यान में सदा गाता रहेगा यह नन्हा पंछी, और मेरे स्वर्ण नगर में मेरा गुणगान करेगा सुखी राजकुमार।